नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो गुप्त साम्राज्य का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन है वह किस प्रकार से है। किस प्रकार से गुप्त साम्राज्य स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है भारतीय संस्कृति में, उन सब के विषय में हम डिटेल से देखेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं गुप्त साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था के विषय में। जो गुप्त साम्राज्य का शासन क्षेत्र है, अगर हम उसको देखें तो यह उत्तर पश्चिम भारत में विस्तृत रूप में हमको मिलता है। जो बंगाल का क्षेत्र है पूर्व में, वहां तक, दक्षिण में मध्य प्रदेश का क्षेत्र और पश्चिम में जो गुजरात और काठियावाड़ का क्षेत्र है वहां तक हमको यह दिखता है। हमने एक चर्चा की थी प्रभावती की, जिसके सहयोग से यह जो काठियावाड़ का क्षेत्र है इस पे गुप्त साम्राज्य का अधिकार होता है। गुप्त साम्राज्य समाज को नियंत्रण करने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग करता है और हम देखते हैं कि जो अधिकारियों का प्रयोग है वह बड़े विस्तृत स्तर पर किया जाता है, जिससे साम्राज्य को नियंत्रित रखा जा सके। जो बंगाल का क्षेत्र है, जो बिहार का क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर यह कार्यों के माध्यम से शासन व्यवस्था को कंट्रोल करता है। फिर यह कुछ जगहों पर गवर्नर नियुक्त करता है और उनके द्वारा शासन व्यवस्था को कंट्रोल करता है। जैसे जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है उसको यह गवर्नर के द्वारा नियंत्रित करता है या वहां की शासन व्यवस्था को कंट्रोल करता है। गवर्नर के रूप में आप देखेंगे कि ज्यादातर जो गुप्त साम्राज्य के राजकुमार है वही मुख्यतः नियुक्त होते थे। फिर आएगा राजनीतिक और वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से। यह क्या करेगा कि जो विभिन्न क्षेत्रों के राजा होंगे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेगा, तो जो युद्ध का खतरा है वह उन साम्राज्यों से टल जाएगा। जैसे हमने देखा था नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, जिससे जब ये लोग शकों के खिलाफ लड़ते हैं तो एक सुरक्षा बनी रहती है नागों की तरफ से। तो इस तरह से राजनीतिक और वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से यह कंट्रोल करते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों को। इसी तरह से इन्होंने मालवा के क्षेत्र को कंट्रोल किया था। राजा की भूमिका अगर हम देखें जो गुप्त साम्राज्य में हमको मिलती है, इसमें केंद्रीय शक्ति के रूप में हमको राजा मिलता है और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रण करता हुआ यह दिखता है। राजा को विभिन्न उपाधियां दी जाती है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि राजा की जो स्थिति है इस साम्राज्य में वह किस प्रकार की है। जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, सम्राट, महाराज। तो इस तरह से राजा को बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती है, जिससे हम यह अनुमान लगा पाते हैं कि राजा की स्थिति किस प्रकार की थी और उसका कंट्रोल किस प्रकार से था पूरी शासन व्यवस्था में। राजा के विषय में कहा जाता था कि यह पृथ्वी पर दिव्य शासक है और इसकी कहीं कोई भी बात गलत नहीं हो सकती है। राजा के कर्तव्यों के विषय में भी हमको विस्तृत चर्चा मिलती है गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय भी। इसीलिए जब आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य को, तो वहां पर भी जो राजा हैं और जो मंत्री हैं उन सबके लिए हमको नियम कानून मिलते हैं, जिससे मौर्य साम्राज्य एक बड़े साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो पाता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो आपका गुप्त साम्राज्य है इसके भी जो राजा है उनके लिए पहले से ही कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं और यह प्रमुख भूमिका अदा करेगा गुप्त साम्राज्य के सशक्तिकरण में। तो न्याय परायण होना चाहिए राजा को। युद्ध और शांति के दौरान राज्य की नीति यह तय कर पाए, ऐसी इसमें क्षमता हो। आक्रमण से अपने क्षेत्रों की सुरक्षा कर पाए। युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करे। ब्राह्मणों को, श्रमणों को यह दान दे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखे। जो विद्वान हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनका यह आदर करे और सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में यह भूमिका अदा करे। न्याय व्यवस्था को यह मजबूत करे और न्याय व्यवस्था बनाते समय यह ध्यान रखे कि जो धार्मिक नियम है और जो रीति रिवाज है समाज के, उनको यह न तोड़े या उनके अनुसार यह न्याय व्यवस्था को बनाए रखे। जो केंद्रीय और प्रांतीय मंत्री है उनकी यह नियुक्ति करता है और जो उच्च अधिकारी हैं उनकी भी यह नियुक्ति करता है। गुप्त साम्राज्य में और मौर्य साम्राज्य में जब आप अंतर देखेंगे तो आपको एक अंतर तो यह मिलेगा कि अब जो आपके मंत्री हैं उनके लिए कोई सेवा शर्तें पहले से तय नहीं है, या फिर हम कहें योग्यता की जो शर्तें हमको मौर्य साम्राज्य में मिलती हैं वह हमको गुप्त साम्राज्य में नहीं मिलती है और पूरा कंट्रोल ज्यादा मिलता है किसका? राजा का। मौर्य साम्राज्य में जो राजा की भूमिका है वह इतनी प्रभावशाली हमको नहीं मिलती है जितनी प्रभावशाली राजा की भूमिका हमको गुप्त साम्राज्य के समय दिखती है। मतलब राजा पर कोई अंकुश नहीं है गुप्त साम्राज्य के समय। वहीं पर जब हम मौर्य साम्राज्य को देखते हैं तो वहां राजा के कार्यों पर भी जो मंत्री परिषद है उसका नियंत्रण है। राजा के कुछ सहायक अंग भी हमको मिलते हैं, जैसे राजकुमार, यह मुख्यतः शासन संभालता है गवर्नर के रूप में प्रांतों में। मंत्री और सलाहकार हमको मिलते हैं जो राजा के निर्देशों को लिखित रूप में आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन यहां समस्या आएगी कि कुछ ऐसे पद होंगे
जिन पे वंशानुगत पद्धति हमको मिलेगी। गुप्त साम्राज्य के समय हम देखते हैं कि कुछ मंत्री आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पुत्र भी मंत्री बनेंगे और उसी पद पर नियुक्त होंगे। यही जब हम देख रहे थे मौर्य साम्राज्य को, तो वहां पर जो मंत्री का पद था वह वंशानुगत नहीं था बल्कि योग्यता आधारित था। और गुप्त साम्राज्य में कुछ मंत्रियों के पद ऐसे हो जाएंगे जो वंशानुगत हो जाएंगे, एक ही पीढ़ी के लोग उस मंत्री पद पर बने रहेंगे। जो प्रशासन व्यवस्था है गुप्त साम्राज्य की, अगर हम उसको समझना चाहें तो यह अधिक विकेंद्रीकृत मिलेगी हमको मौर्य साम्राज्य की तुलना में। अर्थात जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वह ज्यादा ताकतवर होंगी, उनके जो निर्णय है वह ज्यादा प्रभावशाली दिखेंगे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में। अर्थात जो सेंट्रल का कंट्रोल है वह हमको कम मिलेगा मौर्य साम्राज्य की तुलना में। अब आप यहाँ ध्यान रखिए, यही जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं यह बाद में इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि जो गुप्त साम्राज्य के मुख्य राजा है वह कमजोर पड़ेंगे, तो ये क्षेत्रीय शक्तियां स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित होंगी और गुप्त साम्राज्य से पृथक हो जाएंगी और ये पतन का कारण बन जाएगा। जो पूरा साम्राज्य है वह देश, राष्ट्र और भुक्ति के नाम से विभाजित है। भुक्तियां राजा द्वारा नियुक्त उपारिक द्वारा कंट्रोल होती हैं। देश अर्थात पूरा राज्य और इस पे राजा का शासन दिखता है। देश के नीचे या राष्ट्र के नीचे भुक्ति हमको मिलेगी। इसके अलावा प्रांतों के अंतर्गत हमको कुछ प्रादेशिक इकाइयां भी मिलेंगी जिनको विश्य कहा जाता है और विश्यपति इसके अध्यक्ष होते हैं। अब आप ऐसे समझिए, सबसे पहले हो गया राष्ट्र, फिर उसके नीचे आएगा भुक्ति, भुक्ति के नीचे आएगा विश्य, राष्ट्र का नेतृत्व करता राजा, भुक्ति का उपारिक और विश्य का विषयपति। इस तरह से पूरी शासन व्यवस्था हमको मिलती है। और जो आपका ये विश्यपति या आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रांतीय गवर्नर। तो हमने देखा राष्ट्र को प्रांतों में बांटा गया और इन प्रांतों को राजकुमार के अंतर्गत रखा गया। प्रांतों के नीचे भुक्ति मिली और वहां का उपरिक नामक अध्यक्ष मिला। भुक्ति के नीचे विषय मिला और विषयपति इनका अध्यक्ष मिला। इन विषयपतियों की जो नियुक्ति है वह कौन करेगा? राजकुमार। इस तथ्य को आप ध्यान रखिएगा। गुप्त साम्राज्य में हम देखते हैं कि जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के सारे प्रयास किए जाते हैं। हमने अभी देखा जो आपका सुदर्शन झील है उसका किस प्रकार से पुनरुद्धार किया जाता है गुप्त साम्राज्य के समय ही। तो कृषि अनुदानों के माध्यम से और जो बंजर भूमि है उसको भू अनुदान देकर कृषि क्षेत्र में लगातार वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। हमने गुप्त साम्राज्य के विषय में देखा था कि ये लोग भू अनुदान बड़ी मात्रा में देते हैं। इसको शुरू किसने किया था? सातवाहन साम्राज्य ने कि भू अनुदान दिए जाएंगे। इन भू अनुदानों पर हम देखेंगे कि जो राजनैतिक नियंत्रण है प्लस जो आपका आर्थिक नियंत्रण है वह नहीं दिखेगा। लेकिन जो ये भू अनुदान दिए जा रहे हैं ये ज्यादातर ऐसे क्षेत्रों के दिए जाएंगे जो उपजाऊ नहीं है। अर्थात गैर उपजाऊ क्षेत्रों को भू अनुदान देकर उन्हें उपजाऊ क्षेत्रों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन व्यवस्था में हम आगे देखें तो जिले और उनके नीचे गांव हमको मिलते हैं और यह प्रशासनिक इकाइयों के रूप में स्थापित हैं। और यहाँ पर भी हमको अलग अलग अधिकारी मिलेंगे जैसे विधि, अष्टकुलाधिकरण, भूमि, पाठक और पेथा, आयुक्त और विधि महत्तर जैसे अधिकारी मिलेंगे जो इस प्रशासनिक व्यवस्था को चलाएंगे। जो ग्राम प्रशासन है वह प्रशासन व्यवस्था की सबसे निचली इकाई हमको मिलेगी। और गांवों का प्रशासन कौन संभालेगा? जो ग्रामिक हैं या ग्रामाध्यक्ष हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था है वह काफी सुदृढ़ होती है। कहां पर? गुप्त साम्राज्य के समय। कुछ भुक्तियां हम देख लेते हैं। उनमें हम पाते हैं कि तिरा भुक्ति जो उत्तर बिहार में है, नगर भुक्ति, मगध भुक्ति और पुंड्र वर्धन भुक्ति जो कि उत्तर बंगाल के क्षेत्र में है। तो इस तरह से भुक्तियों में प्रांतों का विभाजन किया जाता है। जो विश्वपति हैं या जो विषयपति हैं उनके हमको कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं और यह पता कहां से लगता है? बंगाल के शिलालेख से। तो नगर श्रेष्ठी जो शहरों के व्यापारियों का प्रमुख है, सातवा जो कि कारवां का नेता है, प्रथम कुलिका जो कि कारीगर समुदाय का प्रमुख है और प्रथम कायस्थ जो कि कायस्थ समुदाय का प्रमुख है। तो विषयपति से संबंधित कुछ अन्य नाम भी हमको मिलते हैं। कुछ प्रमुख अधिकारी हम देख लेते हैं जिनमें न्याय व्यवस्था में अगर हम देखें तो केंद्र में हमको मिलेगा महादंडनायक, यह मुख्य न्यायाधीश है। प्रांतों में मिलेगा हमको उपारिक, जिले में मिलेगा हमको विषयपति, ग्राम स्तर पर मिलेगा हमको गांव का मुखिया। तो इस तरह से न्याय व्यवस्था चलाई जा रही थी। केंद्र में महादंडनायक निर्णय लेगा और सबसे मुख्य कौन होगा? राजा। मतलब अंतिम डिसीजन किसका होगा? राजा का। उसके बाद हम देखते हैं पुस्तपाल को। यह एक ऐसे अधिकारी हैं जो रिकॉर्ड बनाते हैं और उनका प्रबंधन करते हैं। मतलब जो
न्यायिक कार्य हैं उनसे संबंधित जो रिकॉर्ड बनाने का काम है वह करेगा कौन? पुस्तपाल। और उसके अलावा जो न्यायिक व्यवस्था के विभिन्न चरण हैं उनमें अलग अलग स्तर पर हमको अलग अलग अधिकारी मिलते हैं। कुछ अन्य प्रमुख अधिकारियों को देखें तो सुरक्षा व्यवस्था में हमको मिलेंगे महाप्रतिहार, यह महल के पहरेदारों का प्रमुख है। प्रतिहार मिलेगा जो कि परमिट देने का काम करता है शाही दरबार में, मतलब शाही दरबार में किसको जाना है उसके लिए परमिट जारी होता था और उस परमिट को जारी करने का काम करता था प्रतिहार। सूतक शब्द मिलेगा जो कि एक ऐसा अधिकारी था कि जब ब्राह्मणों को और अन्य व्यक्तियों को भूदान दिया जाता था तो उसको लागू करवाने का काम यह करता था और उसके साथ ही उस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे उसकी यह देख रेख करता था। तो इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था में हम देखते हैं जो प्रमुख अधिकारी हैं। सैन्य व्यवस्था में अगर हम देखें तो विभिन्न विभागों में सेना का विभाजन हुआ है, मतलब अलग अलग डिवीजन है सेना के, जैसे जो रथ सेना है, पैदल सेना है, घुड़सवार सेना है और हाथियों की सेना है। इस रूप में सेना का विभाजन है। इनका जो नेतृत्व है इनके कमांडरों के द्वारा किया जाता है। एक पुस्तक है कमांड डाकिया और इस पुस्तक के अनुसार जो आपकी यह रथ सेना है अब इसकी उतनी प्रमुख भूमिका नहीं रह जाएगी, किंतु फिर भी इसका उपयोग हमको दिखता है। तो कमांड डाकिया नीतिसार कहती है कि भले ही रथ विभाग हमको मिलता है पर रथों का उपयोग अब बहुत कम हो गया है। हम देखते हैं घुड़सवार सेना का जो प्रभाव है वह काफी ज्यादा बढ़ जाता है इस साम्राज्य के समय। दंडनायक आपको मिलेगा, यह एक न्यायिक अधिकारी है और एक सैन्य कमांडर है। अश्वपति मिलेगा जो कि घुड़सवार सेना का अध्यक्ष है। पीलुपति मिलेगा जो कि हाथी सेना का अध्यक्ष है। संधि विग्रहित मिलेगा जो युद्ध और शांति का प्रभारी है। छठमठ मिलेगा जो कि स्थानीय पुलिसिंग का काम करता है। सैन्य व्यवस्था में ही हम देखेंगे कि अब सेना को नगद में भुगतान किया जाएगा और रण भंडारिक नामक एक अधिकारी हमको मिलेगा। इस रण भंडारिक का मुख्यतः काम क्या है कि यह भंडार गृह का प्रभारी है और युद्ध में उपयुक्त होने वाले जितने भी हथियार हैं उन सब की आपूर्ति का काम यह देखता है। अर्थव्यवस्था में अब हम देखें तो कृषि इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है और अमरकोश में हमको ऐसे वर्णन मिलते हैं कि विभिन्न प्रकार की फसलें अब उगाई जा रही हैं जिनमें धान, कपास, तिलहन, नील और सरसों आदि हम देखते हैं। अमरकोश में ही हमको वर्णन मिलता है कि 12 प्रकार की मृदाएं हैं जो यह बताती हैं कि कितने विस्तृत स्तर पर और कितने डीप डाउन जाकर यहाँ कृषि व्यवस्था को किया जा रहा है। इन 12 प्रकार की भूमियों के नाम आप याद रख लीजिए या एक बार आप इनको सिर्फ देख लीजिए, क्योंकि यदि परीक्षा में सिर्फ इनके नाम देके आपसे पूछा जाए कि यह किससे संबंधित है तो कम से कम आप टिक लगा पाए। तो उर्वरा, ऊसर, मरु आप ध्यान रखिएगा, अपराहत, सतबल, पंकिला, जल परैमनुपम, कच्छ, सरकरा, सरकती, नदी मर्तिका और देवमात्रका। तो यह मृदाओं के प्रकार है जो कि अमरकोश में हमको मिलते हैं। किलाया अपराहत मिलेगा आपको जो कि अकृषित भूमि है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कितने विस्तृत स्तर पर कृषि व्यवस्था को अपनाया जाता है गुप्त साम्राज्य के समय। अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो एक शब्द मिलेगा आपको वाप। इसमें आपको अधवाप, रूढ़वाप और कुल्यावाप 3 शब्द मिलेंगे। आप वाप को याद रखिएगा। यह किससे संबंधित है? जो भूमि मापन की इकाई है उसके रूप में इसका वर्णन मिलता है। जो बंगाल के भूमि रिकॉर्ड हैं उनसे जो भूखंडों की जानकारी है वह हमको मिलती है कि क्या कीमत है उस समय भूखंडों की। और हम पाते हैं कि जो कृषि भूमि है और जो गैर कृषि भूमि है उनकी गुणवत्ता के अनुसार, उर्वरक क्षमता के अनुसार, स्थान और क्षेत्र के अनुसार जो कृषि भूमि की कीमत है वह हमको दिखती है। अरगहट शब्द मिलेगा आपको, यह एक उपकरण है सिंचाई व्यवस्था का। तो प्रबंधित सिंचाई उपकरण के रूप में हमको अरगहट मिलता है। इसको कुछ जगहों पर रहट के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशली आप उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में देखेंगे तो रहट सिंचाई व्यवस्था आपको जैसे दिखती है वही सिंचाई व्यवस्था यह है जिसको अरगहट के नाम से पुकारा जा रहा है। सिंचाई के अलग अलग साधन हमको दिखते हैं जिनमें झील प्रमुख रूप से मिलता है, जिसमें हमने सुदर्शन झील की चर्चा की है। सुदर्शन झील के विषय में देखें तो जो महाक्षत्रप रुद्रदमन है उसने इसकी मरम्मत करवाई और स्कंदगुप्त ने बाद में फिर से इसकी मरम्मत करवाई। तो आप उपयोगिता समझ सकते हैं सुदर्शन झील की गुप्त साम्राज्य की सिंचाई व्यवस्था में। सड़क और पुष्करणी मिलता है, यह पोखरे का रूप है। चोल, हज्जिका और खत जैसे शब्द मिलते हैं, यह दलदली क्षेत्र हैं और गड्ढे के रूप में मिलते हैं। अली, बृहदली मिलता है जो कि नदियों के किनारे बनाए गए तटबंध है। तो इस तरह से सिंचाई के विभिन्न साधन हम देखते हैं। झील,
पोखरे, दलदली क्षेत्र और नदियों के किनारे बनाए गए तटबंध, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यह नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे अली और बृहदली, तो यह क्या है ऐसा आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। कृषि व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ हम देखेंगे, क्योंकि जो अब आपकी भूमि व्यवस्था है वह काफी जटिल हो जाएगी और इसका जो प्रमुख कारण है भूमि अनुदान। इस भूमि अनुदान के कारण क्या हो रहा था कि जो विशेष अधिकारी हैं और ब्राह्मण हैं उनको भूमि दान में दी जा रही थी। जो ब्राह्मण हैं उनको आर्द्र भूमि और जंगली भूमि दी जा रही थी, जिससे जो कृषि संबंधी गतिविधियां हैं वह इन क्षेत्रों पर बढ़ सके और कृषि व्यवस्था विस्तृत हो सके। लेकिन इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि उपजाऊ भूमि भी भू अनुदान के रूप में दी जाएगी। भू मध्यस्थ हम देखते हैं इन्हीं सब भूमिकाओं में। हम पाते हैं कि जो पहले के अभिलेख हैं उनमें हम केवल कर चुकाने वाले कृषकों का वर्णन देखते हैं, जैसे अर्थशास्त्र। लेकिन गुप्त काल के समय हम देखेंगे तो हमको महापति, राजा अर्थात स्वामी, जो भूमि का स्वामी है, और कृषक, इन तीनों के विषय में पता लगता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भू व्यवस्था है, अब उस भू व्यवस्था में मध्यस्थ आ गए हैं। सबसे पहले राजा है, राजा के नीचे स्वामी है और भूमि का अधिकार इसके पास है। उसके बाद कृषक आएंगे। इन कृषकों में भी दो श्रेणी होगी, एक के पास भूमि होगी और दूसरे भूमिहीन होंगे। जो आपके ये भूमिहीन कृषक हैं यह मुख्यतः श्रमिक होंगे और इनका शोषण अब बड़े स्तर पर किया जाएगा। तो कृषक मुख्यतः अन्न उपजाएंगे और इनसे जो भूस्वामी हैं वह कर वसूलेंगे या इनके उत्पादों पर अपना नियंत्रण रखेंगे। इसके बाद राजा तक यह कर व्यवस्था के रूप में जाएगा। तो भूस्वामी आपको एक बिचौलिए के रूप में मिलेगा, जो कि राजा तक कर को पहुंचाएगा कृषकों से वसूल कर। भू अनुदानों में हम देख रहे थे कि जो प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार है वह भी दिए जा रहे थे। इससे एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी बाद में गुप्त साम्राज्य के राजाओं के साथ। इसके अलावा जो अधिकारी हैं इनको भी अपनी सेवाओं के बदले जो पारिश्रमिक है उस रूप में भूमि दी जा रही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कृषि पर जो वास्तविक कृषक हैं उनका नियंत्रण क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और जो मध्यस्थ हैं उनका नियंत्रण लगातार बढ़ता जा रहा है। कैसे? जो आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब इनको भूमि अनुदान दिया जाएगा तो यह खुद तो खेती करेंगे नहीं, यह कृषकों से खेती करवाएंगे और उनसे उत्पाद वसूलेंगे। इसी तरह से जो ब्राह्मण हैं जिनको बड़ी मात्रा में भूमि अनुदान दिए जा रहे हैं, यह भी मुख्यतः कृषक नहीं होंगे, मतलब यह भी मुख्यतः खेती नहीं करेंगे, यह कृषकों से खेती करवाएंगे। तो जो दास प्रथा है और स्पेशली आपकी कृषि दास प्रथा वह बड़े स्तर पर हमको मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित है लोग हैं, जो जैन धर्म से संबंधित लोग हैं, या जो बौद्ध और जैन मठ हैं, इनको भी भू अनुदान दिए जाएंगे बड़ी मात्रा में। तो यह भी क्या करेंगे, कृषकों के माध्यम से या दासों के माध्यम से ही कृषि व्यवस्था को संपन्न करवाएंगे। तो इस तरह से जो दास व्यवस्था है वह बड़े स्तर पर मिलेगी, जो कृषकों का शोषण है वह बड़े स्तर पर हमको मिलेगा। इन सब से हम समझ पाए कि अब किसानों की स्थिति कैसी है। तो हम पाते हैं कि जो किसानों की स्थिति है उसमें लगातार गिरावट आती है। जो दास हैं यह अपने भूस्वामियों के खेतों पर काम करते हैं। इसके अलावा जो घरेलू महिला दास हैं उनका भी शोषण होता है। समाज में असमानताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं केंद्रीकरण किसका, भूमि का। अब जो ज्यादातर कृषक समुदाय है यह क्या होगा, वंचित होगा, अर्थात इसके पास भूमि नहीं होगी, कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही भूमि हो जाएगी और उससे जो वास्तव में भूमि को जोतने बोने का काम कर रहे हैं उन पे लगातार बोझ बढ़ता जाएगा। इन सारे कारणों से जो उत्पादन करता है अब वह ज्यादा से ज्यादा कर लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही मध्यस्थ बढ़ेंगे तो मध्यस्थों को अपना हिस्सा चाहिए होगा, और जैसे ही मध्यस्थ ज्यादा से ज्यादा करों की बात करेंगे या ज्यादा से ज्यादा हिस्से की बात करेंगे तो उसका अंतिम प्रभाव पड़ेगा किस पर, किसानों पर। इसके अलावा एक प्रथा थी विष्टि परंपरा या अवैतनिक श्रम की परंपरा। मतलब विष्टि व्यवस्था में क्या था कि जो आपका प्रशासक है या नेतृत्व करता है उसकी भूमि पर बिना वेतन के श्रम करना पड़ता था। इससे जो किसानों की स्थिति है वह और दयनीय हो गई। यह प्रश्न पूछा गया है कि विष्टि किससे संबंधित है। तो विष्टि ऐसी परंपरा है या ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत किसानों को अपने नेतृत्वकर्ता या अपने प्रशासक की भूमि पर श्रम करना पड़ता था बिना वेतन के। तो इससे भी जो किसानों की स्थिति है वह गिरती हुई हमको दिखती है। तो एक बड़े परिवर्तन को आप देखिए, जो सामंत व्यवस्था है वह सुदृढ़ होगी और
जो कृषकों की अवस्था है वह कमजोर होगी। इस सामंती व्यवस्था का प्रभाव आपको बहुत लंबे समय तक दिखेगा। जब भी किसी शासक को किसी क्षेत्र विशेष पर अधिकार करना होता था तो इन सामंतों को अपने पक्ष में करना पड़ता था। यह व्यवस्था आप जब मुगल काल में जाएंगे तब भी आपको देखने को मिलेगी। इनके नाम बदलेंगे, जैसे वहां आपको मनसबदार मिल जाएंगे तो नाम परिवर्तित होगा, लेकिन जो मूल व्यवस्था है इनकी कि इनके पास बड़े अधिकार क्षेत्र हैं, बड़े भूभाग हैं, बड़े कृषक क्षेत्र हैं, उनपे यह व्यवस्थाओं को देखते हैं, वह सब कुछ सेम रहेगा। तो वहां तक भी आप जब समझेंगे तो इनका प्रभाव आपको दिखेगा। यह व्यवस्था उत्पन्न कहां से हो रही है? गुप्त काल के समय से, या हम कहें सातवाहन साम्राज्य के बाद से ही, क्योंकि सातवाहनों ने ही सबसे पहले भू अनुदान की व्यवस्था चलाई थी। इसी के तहत आप पीछे देखेंगे मौर्य साम्राज्य के समय तो वहां आपको क्या मिल रही थी? छत्रप व्यवस्था। लेकिन छत्रप व्यवस्था में जो मुखिया होता था इस छत्रप का, वह कंट्रोल में होता था किसके? मौर्य साम्राज्य के राजा के। उसके बाद जब सातवाहन साम्राज्य देखेंगे आप तो यह सातवाहन साम्राज्य बड़ी मात्रा में भू अनुदान देगा, इससे सामंतीकरण व्यवस्था का विकास होगा। फिर जब आएगा आपका गुप्त काल तो इस सातवाहन की स्थापित की हुई परंपरा को यह और विस्तृत रूप में आगे बढ़ाएगा, जिससे बड़े सामंत आपको दिखेंगे और यही सामंत आपको मुगल काल तक दिखेंगे या मुगल काल के बाद भी दिखेंगे। जब हम ब्रिटिश भारत को देखेंगे या ब्रिटिश कालीन भारत को देखेंगे तो जो टैक्स वसूलने का सिस्टम है वह भी मुख्यतः इन्हीं सामंतों को दिया जाएगा। जागीरदारी व्यवस्था जैसे आप देखें तो वहां भी इस तरह का प्रभाव दिखेगा कि जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि है वही टैक्स वसूलने का काम करेगा। मुगल काल में आप देखिए तो मनसबदार आपको इसी भूमिका में मिलेंगे। तो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं ये सारे। तो हम समझ पा रहे हैं जो किसानों की स्थिति है वह गुप्त काल में किस प्रकार से कमजोर हो गई है। अर्थव्यवस्था में हम आगे देखें तो जो शिल्प उत्पादन है, एक तो हमने देख लिया कृषि व्यवस्था कि किस प्रकार से कृषि व्यवस्था एक प्रमुख भूमिका में है, कर वसूले जा रहे हैं। जो दूसरा कार्य है अर्थव्यवस्था में वह शिल्प का कार्य है, अर्थात जो शिल्पकार है वह बड़ी मात्रा में हमको मिलते हैं। जो नगरों का विकास है वह बड़ी मात्रा में हमको दिखता है। व्यापारिक बस्तियां हैं वह बड़ी मात्रा में हमको मिलती हैं। व्यापारिक मार्ग है वह भी मिलते हैं। विदेशी व्यापार वह भी दिखता है। स्पेशली आप यवन व्यापारियों को देखिए तो यह सब कुछ हमको दिखता है। इससे जो शिल्प व्यवस्था है वह भी राज्य की आय का स्रोत एक हमको मिलता है। जो मिट्टी के बर्तन हैं, फर्नीचर की वस्तुएं हैं, टोकरियां हैं, धातु के उपकरण हैं, घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं, यह सब कुछ बनाई जा रही हैं। विलासिता की वस्तुओं में हम देखें तो सोने चांदी के आभूषण, कीमती पत्थर, हाथी दांत, महीन रेशमी कपड़े जिनकी डिमांड यूरोप में और स्पेशली रोम में बहुत ज्यादा होगी। जो सूती कपड़े हैं यह सब शामिल है। इसके अलावा जो कुम्हार हैं, जो बढ़ई हैं, जो कपड़ा रंगने वाले हैं, जो हाथी दांत के निर्माता हैं, ईंट बनाने वाले, नमक बनाने वाले, तेल निकालने वाले, ये सारे लोग हमको मिलते हैं। कुम्हारों में आप देखिए कुंभकार शब्द मिलेगा, सूत्रधार शब्द मिलेगा या वर्तिक शब्द मिलेगा आपको बढ़ई के लिए, चिंपक शब्द मिलेगा आपको कपड़ा रंगने वालों के लिए, कल्लर शब्द मिलेगा आपको शराब बनाने वालों के लिए, इष्टकापल्ली शब्द मिलेगा ईंटों का निर्माण करने वाले, लमण तेली शब्द मिलेगा नमक बनाने वालों के लिए। तो यह शब्द भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है मैच कराने के लिए। छामे और पटवस्त्र हमको मिलते हैं जो मुख्यतः क्या है? रेशम के कपड़े की किस्म। तो छामे और पटवस्त्र नामक रेशम के कपड़े की जो किस्म है वह हमको बड़ी मात्रा में मिलती है और इसका डिमांड हमको रिफ्लेक्ट करता है पूरी अर्थव्यवस्था पर। अब जो आपके शिल्पकार हैं, यह जो संघ और श्रेणी बनाकर रह रहे थे पहले से, अब इन संघों और श्रेणियों को हम सशक्त होता हुआ देखेंगे। अमरकोश और बृहद संहिता जैसे ग्रंथ कहते हैं कि जो ये शिल्पकार हैं और जो इनकी श्रेणियां हैं वह किस प्रकार से कार्य करती हैं। ये कहते हैं कि गंगा की घाटी में तक्षशिला, अहिछत्रक, मथुरा, राजघाट, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र, इन सारे स्थानों पर हमको ऐसे श्रेणी या निगम मिलते हैं और इनसे संबंधित जो उत्पाद है, अर्थात जो मिट्टी के बर्तन है, जो पकी हुई मिट्टी की वस्तुएं हैं, पत्थरों से बने मनके हैं, कांच की वस्तुएं हैं, धातुएं हैं, यह सब कुछ हमको मिलती हैं। तो अर्थव्यवस्था में जो श्रेणी व्यवस्था है या जो निगमीकरण की व्यवस्था है वह हमको मजबूत होती हुई दिखेगी। लेकिन जो व्यापार की स्थिति है वह कमजोर हो जाएगी कब? गुप्त साम्राज्य के पतन के समय, या जब गुप्त साम्राज्य कमजोर होने लगेगा उस समय जो व्यापार की स्थिति है वह लगातार कमजोर हो जाएगी। इसके 2-3 रीजन आप समझ लीजिए। एक तो होगा हूणों का आक्रमण जो व्यापारिक मार्ग को डिस्टर्ब करेगा।
दूसरा जो आपका सासानी साम्राज्य है उसके कारण, अर्थात जितने व्यापारिक मार्ग हैं जो अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे थे व्यापार के माध्यम से, उन व्यापारिक मार्गों पर संकट खड़ा हो जाएगा अलग अलग साम्राज्यिक व्यवस्थाओं के कारण, जिससे ओवरऑल जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम गिरावट देखते हैं, स्पेशली व्यापार के क्षेत्र में। क्योंकि आप ये समझिए कि अब जो कच्चा माल है इसकी ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, तो जनसंख्या के बढ़ने के साथ डिमांड भी बढ़ेगी, तो कच्चे माल का भी व्यापार किया जाएगा। जब इस कच्चे माल का व्यापार किया जाएगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कच्चे माल को भी ले जाया जाएगा, तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। और जब कच्चे माल की कीमत बढ़ेगी तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। तो इससे अंतिम उपभोक्ता को जो वस्तु मिलेगी वह कीमती मिलेगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो कच्चे माल की आपूर्ति है वह ठीक से नहीं हो पाती और व्यापार कमजोर होता हुआ मिलेगा। एक शब्द मिलेगा आपको, दिनार। यह मुद्रा है किसकी? गुप्तकालीन, और गुप्त काल की यह स्वर्ण मुद्रा है। इस मुद्रा में भी हम बाद में देखेंगे कि जो सोने की मात्रा है वह मात्रा कम हो जाएगी। तो जो सिक्के हम कुषाणों के काल में देखते हैं सोने के, उन सिक्कों को अगर हम कंपेयर करें गुप्त काल के सिक्कों से, तो हमको सिक्कों में जो सोने की मात्रा है वह कम होती हुई मिलेगी। तांबे के सिक्के हम बड़ी मात्रा में देखते हैं। अब आप समझिए कि जो आपके सोने के सिक्के हैं दिनार, यह व्यापारियों के द्वारा ज्यादा प्रयोग किए जाएंगे, और जो आपकी ये तांबे के सिक्के हैं यह जो दैनिक लेन देन है उसके लिए ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। और व्यापारिक मार्गों पर जैसे ही संकट आएंगे तो जो लंबी दूरी के व्यापार हैं वह व्यापार कम हो जाएंगे। इसके अलावा हमने बात की है जो आपके रोमन सम्राट हैं, वो सम्राट क्या कोशिश करते हैं कि जो रोम से व्यापार हो रहा है बड़े स्तर पर उस पर नियंत्रण लगाते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि इससे रोम का जो धन है वह भारत के क्षेत्र में चला आ रहा है, तो इससे रोम कमजोर हो रहा है। इसलिए ये लोग क्या करेंगे, रोम से होने वाले व्यापार पर नियंत्रण लगाएंगे। तो एक तो आपको व्यापारिक मार्गों पर समस्या मिल रही है, दूसरा साम्राज्यों के द्वारा नियंत्रण भी किया जा रहा है उस व्यापार पर। इस सबके कारण से जो व्यापार है वो लगातार गिरते चले जाएंगे। एक चीज और होगी कि जो आपका रोमन साम्राज्य है यह क्या सीख लेगा, चीनियों से रेशम उत्पादन का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। मतलब अब इनको पता लग जाएगा कि रेशम का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। इससे जो भारतीय रेशम है इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इस सब के वजह से जो लंबी दूरी के व्यापार है उनमें हम कमी देखते हैं। अब हम समझते हैं सामाजिक व्यवस्था के विषय में। तो ब्राह्मणवादी समाज हमको दिखता है, और ब्राह्मणों की स्थिति में सबसे ज्यादा सुधार होता है गुप्त काल के समय, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भू अनुदान इनको बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं। उसके अलावा जो राजकीय संरक्षण है इन ब्राह्मणों को वह ज्यादा मिलता है। अग्रहार और ब्रह्मादेश शब्द मिलेगा आपको, जो कि ब्राह्मण बस्तियां हैं। तो ब्राह्मणों की बस्तियां बसाई जा रही हैं और बड़े भूस्वामी के रूप में हमको ब्राह्मण मिलते हैं। वर्ण विभाजन विस्तृत होता हुआ हमको मिलेगा और उसी के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होगा। जो कानून की पुस्तकें हैं या धर्मशास्त्रों की पुस्तकें हैं उनमें जो वर्ण संकर की व्यवस्था है उन सबसे संबंधित नियम कानूनों को तय किया जाएगा। इससे जो जातियां हैं वह अनेक उपजातियों में बढ़ जाएंगी और समाज का विभेदीकरण होता हुआ हमको मिलेगा। जो विदेशी हैं उनको भी अर्धछत्री की भूमिका दी जाएगी, क्योंकि यह लोग एक क्षेत्र विशेष पर शासन तो करेंगे लेकिन युद्ध के माध्यम से नहीं करेंगे, मतलब जीतेंगे नहीं किसी क्षेत्र को, बल्कि ज्यादातर राजकीय संरक्षण के माध्यम से अपनी बस्तियों को बसाएंगे। तो इसलिए इनको अर्धक्षत्रिय कहा जा रहा है। कृषि के विस्तार के कारण हम देखेंगे कि जो आदिवासी समूह है उन पर भी नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी। हम मौर्य काल में देख रहे थे कि आपका अशोक क्या कहता था कि इनको वो तब नियंत्रित करेगा जब ये लोग उपद्रवी होंगे, लेकिन क्योंकि कृषि बस्तियां बढ़ रही हैं, जो जंगली भूमि है उनको कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। इसी के कारण जो आदिवासी समूह है उनके लिए भी नियम कानून बनेंगे और उनको भी नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। अछूत, अंतजय, चांडाल, चर्मकार, इन सारे नामों से हम इन आदिवासियों को देखते हैं और इनके लिए समाज में नियम तय होते देखते हैं। जैसे फाहयान हमको बताता है कि जो चांडाल है इसके लिए क्या नियम है कि यह गांव के बाहर रहेगा और मांस का कारोबार करेगा। यहां तक जो आपकी ये चांडाल हैं जब चलेंगे तो अपने पीछे झाड़ू बांधकर चलेंगे, जिससे इनके पैरों की छाप ना पड़े रोड पर या रास्तों पर। तो वह सारी व्यवस्था हम देखेंगे जिससे समाज में जो वर्ण विभाजन है वह हमको बहुत विस्तृत होता हुआ मिलेगा। हालांकि हम देखते हैं कि जो शूद्रों की स्थिति है, मतलब जो शूद्र हैं उनकी स्थिति में
थोड़ा बहुत सुधार हो जाता है, क्योंकि अब इन शूद्रों को जो रामायण है और महाभारत है और इसके अलावा जो पुराण है उनको सुनने की अनुमति है, पढ़ने की अनुमति नहीं है। अब ध्यान रखिए, पढ़ने की अनुमति नहीं है या छूने की अनुमति नहीं है इन ग्रंथों को, लेकिन इनको सुनने की अनुमति है। मतलब कहीं पे रामायण का पाठ हो रहा हो तो उनको सुन सकते हैं ये, लेकिन अभी भी वेदों का ज्ञान शूद्रों को नहीं दिया जा सकता। इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। तो थोड़ी बहुत स्थिति सुधरती हुई हमको दिखेगी शूद्रों की, लेकिन वेद ज्ञान से इनको दूर रखा जाएगा। और जो आपका ये 5वां वर्ण बन जाएगा जो शूद्रों से बाहर है, जिसमें चांडाल, अछूत आपको मिलेंगे, इनको तो सामाजिक भूमिका में कहीं रखा ही नहीं जाएगा। मतलब इनको एक तरह से समाज से पृथक ही माना जाएगा। महिलाओं की स्थिति में देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब आपके इस तरह की सामाजिक व्यवस्था बन रही है, सामंतवादी व्यवस्था बन रही है, तो महिलाओं की स्थिति में भी कमजोरी आएगी। हम महिलाओं को पाएंगे कि वह एक आदर्श पत्नी है या एक आदर्श माँ है। हमने एक महिलाओं की स्थिति पर वीडियो किया हुआ है डेडिकेटेड, आपने शायद देखा हो, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जहां पर हमने गुप्त काल तक भारत में किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति परिवर्तित हुई है उसको हमने दिखाया है। तो अब जो महिलाओं की स्थिति है वह आदर्श पत्नी और केवल मां के रूप में रह जाएगी। अब ना वो शिक्षिका होंगी, ना वो योद्धा होंगी। मौर्य काल में हम देख रहे थे कि अंग रक्षक के रूप में हमको दिखती हैं अशोक की महिलाएं अशोक को सुरक्षा प्रदान करती हैं, मतलब योद्धा के रूप में महिलाएं हमको मिलती हैं। लेकिन गुप्त काल में अब यह महिलाएं आदर्श पत्नी और आदर्श मां के रूप में ही सिमट कर रह जाएंगी। और जो ग्रंथ मिलेंगे इस काल के, उसमें हम इन महिलाओं को शूद्रों की श्रेणी में देखेंगे। खास करके आप ग्रंथ देखेंगे मनुस्मृति को, तो वहां पर आप पाएंगे कि इन महिलाओं की जो स्थिति है वह शूद्रों के समान है, ऐसा माना जाता है। मनुस्मृति पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें भी हमने बताया है किस प्रकार से मनुस्मृति का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें लिखी जो बातें हैं उसको किस प्रकार से फैलाया जाता है, और जो आपका ये शूद्र शब्द है इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो हम समझ पा रहे हैं कि जो महिलाओं की स्थिति है वह गिर रही है गुप्त काल में। तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह से पूरी सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें हम देख रहे हैं कि सामंतीकरण हावी हो रहा है। जो व्यापारिक व्यवस्था है उसमें हम देख रहे हैं कि व्यापार ओवरऑल डाउन हो रहा है। शिल्पकारों की जो श्रेणियां है वह बढ़ रही है। वर्ण व्यवस्था हम देख रहे हैं वह विकसित हो रही है, और जो महिलाओं की स्थिति है वह लगातार कमजोर हो रही है। तो इस वीडियो में हमने गुप्त काल से संबंधित सभी तथ्यों को देख लिया है, हो रहे सारे सामाजिक परिवर्तनों को देख लिया है। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।